बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ट्यूसडे मॉर्निंग का आपने बड़ा पॉजिटिव आगाज़ किया होगा। पॉजिटिविटी की जब बात करें तो व्यूअर्स, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। अब वो एक चीज़ जिससे इंसान सीखता भी बहुत कुछ है और वो एक इंसान के माइंड को, बॉडी को और रूह को इन्हांस करने में और इंसान को मज़ीद खुश और पॉजिटिव रखने में बहुत काम आती है। लेकिन जिन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, व्यूअर्स, जो भी चीज़ इंसान को टेंशन या स्ट्रेस देती है, अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। जैसे कि सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें लोग डेली बेसिस पे इन्वॉल्व होते हैं और अपना बहुत कीमती वक्त और कभी कभी अपने पैसे भी उनमें ज़ाया कर देते हैं। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब चीज़ों से इज्तनाब करें। उन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम गुजारें जो आपको कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट देती हैं या कोई आपके साथ अच्छी चीज़ करके जाती हैं। जैसे कि ट्रैवलिंग। देखिए, सफ़र करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर इंसान की ज़िंदगी का, और ये बात तो अक्सर कही जाती है कि अगर किसी को असल में जानना है, पहचानना है कि तो उनके साथ सफ़र करना चाहिए। क्योंकि इंसान के साथ जब दूसरा इंसान सफ़र करता है तो आपको बहुत कुछ उसके बारे में सीखने को मिलता है। आप एक दूसरे के साथ वक्त इतना गुजारते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला टाइम भी आपको उस इंसान के साथ मिल जाता है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, जिस तरह जॉब की इन्वायरमेंट में, दूसरे केसेस में नहीं मिलता। इसीलिए तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से ऑफिसेज़ में, बहुत से बड़े इदारों में अक्सर जो है वो ट्रिप्स प्लान की जाती हैं, चाहे डे ट्रिप्स प्लान की जाएँ, वीकेंड की ट्रिप्स प्लान की जाएँ या हफ्ते की टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ प्लान की जाएँ। तो ये चीज़ें अक्सर की जाती हैं क्योंकि ट्रैवलिंग से एक तो इंसान का जहन फ्रेश भी हो जाता है और इंसान को डिफरेंट जगहों पर जाके अपने आप को एक तरह से रिवाइव करने का और रिकवर करने का मौका मिलता है। देखें, अब सफ़र करने की बात करते हैं तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई हमसे इस वक्त अपने बेसिक खर्चे नहीं अफोर्ड किए जा रहे, तो हम सफ़र कहाँ से करें। ज़रूरी नहीं है कि इंसान पाकिस्तान से बाहर या कोई इंटरनेशनल ट्रैवल ही प्लान करे। पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पे इंसान बड़े आराम से ट्रैवल कर सकता है। पहले ये लिमिटेशन होती थी कि भाई ख़वातीन सिर्फ तब ट्रैवल कर पाएंगी जब फैमिली साथ होगी, बच्चे सिर्फ तब ट्रैवल कर पाएंगे जब माँ बाप साथ होंगे। लेकिन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी ऐसी ट्रिप्स होती हैं। मुझे याद है कि हम लोग तरबेला डैम गए थे कनेट कॉलेज के साथ जब मैं FA कर रही थी कनेट में, और वो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और जिन लड़कियों के साथ ट्रैवल किया उनके साथ एक बहुत प्यारा बॉन्ड भी क्रिएट हुआ और एक डिफरेंट किस्म का ताल्लुक़ जो है उनके साथ डेवलप हुआ। सो ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर ही ट्रैवल करें, अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह का या ऑस्ट्रेलिया वगैरह या अफ्रीका जाने की कोशिश करें जहाँ पे वैसे ही करोड़ों का बल्कि मिलियंस का खर्चा लग जाता है। अपने मुल्क में ही आप किसी करीबी शहर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो शहर आ जाएं 2-3 दिनों के लिए। शहर में रहते हैं तो बहुत से लोगों के पास फार्म हाउसेस होते हैं या उनके रिलेटिव्स वगैरह गाँव में रहते हैं। थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लेस जो है वो इंसान को बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है और हमारी विज़न को भी बढ़ाता है। हमारा दुनिया देखने का जो एक अंदाज़ होता है उसको भी चेंज करता है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, हम डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट इलाकों का रहन सहन अंडरस्टैंड करते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ उठना बैठना सीखते हैं। व्यूअर्स, देखिए, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, सिर्फ एक प्रोविंस के लोग नहीं रहते। पंजाबी भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, सराइकी भी हैं, पठान हैं, वेरियस डिफरेंट जो बैकग्राउंड्स के लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। वेरियस डिफरेंट प्रोविंसेस में वेरियस डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं। ज़बानें भी मुख्तलिफ हैं और मज़ाहिब भी, मुसलमान भी हैं, आपको क्रिश्चियंस भी मिलते हैं, हिंदू भी मिलते हैं, सिख भी मिलते हैं, पारसी भी मिलते हैं। सो द पॉइंट इज़, आप डिफरेंट मज़ाहिब के बारे में भी जानते हैं, लोगों के रहन सहन के बारे में जानते हैं और डिफरेंट इलाकों के कल्चर के बारे में सीखते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे माइंड को भी ग्रो करने में हेल्प करती हैं और हमारे अंदर टॉलरेंस, बर्दाश्त, मोहब्बत, प्यार का अंसर भी क्रिएट करती हैं। व्यूअर्स, एक फासले पे खड़े होकर किसी के बारे में भी जजमेंट पास करना या अपनी राय शेयर करना एक बहुत मुख्तलिफ बात है, लेकिन किसी कल्चर या किसी एरिया का हिस्सा बन के वहाँ के लोगों के साथ उठ बैठना एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बहुत साल पहले मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज की, उनकी शादी हो रही थी तो वो इंडिया में हो रही थी। उस वक्त अक्रॉस द बॉर्डर जाने का इतना इशू भी नहीं था। आई थिंक ये कोई 12 साल पुरानी बात है। खैर, मैं और हमारी कुछ और फ्रेंड्स जो हैं पाकिस्तानी, वो वहाँ पे गए।
अच्छा, हमारे जहन में हमेशा एक ये बात थी कि भाई अक्रॉस द बॉर्डर के लोग हमसे बहुत नफरत करते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं, पाकिस्तानियों के साथ बुरी तरह बिहेव करते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और हमारे बाकी जो ग्रुप वहाँ पे ट्रैवल करके गया था उनका एक्सपीरियंस बहुत मुख्तलिफ था। देखिए, पॉलिटिकल चीज़ें और जो ममालिक के एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मसाइल होते हैं, वो फ़र्क होते हैं। लेकिन मुझे तो बहुत प्यार और खलूस के साथ ट्रीट किया गया। जब मैं कनाडा पढ़ने के लिए गई तो हमेशा से बहुत जहन में ये एक बात थी कि शायद जो हिंदू कम्युनिटी है वो हमें पसंद नहीं करती। लेकिन जब मैं कनाडा पढ़ने के लिए गई, वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उनके साथ बड़ी अच्छी सलाम दुआ रही और उन्होंने बड़े इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। और जो उनके त्यौहार होते थे उन पे हमें ज़रूर इनवाइट करते थे। ईद का मौका होता था, रबीउल अव्वल की सेलिब्रेशन होती थी, तो वो लोग भी हमारी खुशियों का हिस्सा बनते थे। सो व्यूअर्स, ट्रैवल करने से, घूमने फिरने से, और एक और चीज़, जब इंसान इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करता है या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करता है तो आपके अंदर एक इंडिपेंडेंस भी पैदा होती है। आप मज़ीद और ख़ुद मुख्तार बनते हैं और आपका होराइजन्स और आपका माइंड एक्सपैंड करता है। सो ट्रैवल करना एक बड़ी खूबसूरत बात है और जो जिस लेवल का ट्रैवल अफोर्ड करता है या पसंद करता है ज़रूर करना चाहिए। और व्यूअर्स, ये एक बड़ा अमेजिंग बॉन्डिंग एक्सपीरियंस होता है फैमिलीज़ का भी। सो जो पेरेंट्स जो हैं, जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर के लोग कराची का रुख कर लें, कराची के लोग जो हैं वो क्वेटा या मुल्तान या पेशावर चले जाएं, ऑब्वियसली अप नॉर्थ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई होती है और आपको पता है उस दौरान थोड़ा सा लैंडस्लाइड्स वगैरह का भी इशू होता है। लेकिन हर सीज़न में पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर है जहाँ पे आप जाके भरपूर अंदाज में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो ट्रैवल करें। ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली ज़िंदगी का बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज आप हमें भी इंटरनेशनल ट्रैवल कराने लगी हैं कुज़ीन में, लेकिन आप क्या बताएंगी ट्रैवलिंग के बारे में? मुझे पता है आप भी काफ़ी एडवेंचरस हैं। जी जी बिल्कुल। देखें, जो ट्रैवलिंग में सबसे जो मेन जो बेनिफिट है जो हमें होता है वो ये कि हम डिफरेंट कुजीन्स जो है वो सीखते हैं। लाइक अगर हम लाहौर में रह रहे हैं तो वही टिपिकल चीज़ें जो हम देसी फूड खा रहे हैं, और अगर हम गिलगित वाली साइड पे जा रहे हैं तो उनका डिफरेंट, टोटली डिफरेंट उनका जो है वो मेन्यू। कश्मीर चले जाएँ तो वहाँ डिफरेंट कुजीन्स हैं। तो लोगों से मिलने के अलावा हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हम डिफरेंट कुजीन्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं। जी। सो अपने माइंड को ओपन रखना। एंड देखिए, लोग जो स्टूपिड चीज़ों पे पैसे ज़ाया करते हैं, जैसे कि बहुत सी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ऐप्स में अजीबोगरीब टास्क करने शुरू हो जाते हैं। इन सब फजूल चीज़ों पे पैसा ज़ाया करने से 1000 गुना बेहतर है कि इंसान उन्हीं पैसों को सेव करे। और अगर सारा साल आप सेव करें तो एक हॉलीडे, एक ट्रिप पे आप जा सकते हैं बड़े मुनासिब अमाउंट में। बिल्कुल, क्योंकि हर बजट के लिए ट्रैवल अब पॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर जी। और अगर हम अपने मुल्क में ट्रैवल करके उसको डिस्कवर नहीं करेंगे तो बाहर के बंदे हमारे मुल्क में क्यों इंटरेस्ट लेंगे? जी। और हम ट्रैवल करेंगे तो हम दूसरों को भी गाइड कर सकेंगे ना कि हमारे मुल्क की कौन सी जगह है जो देखने के काबिल है, बिल्कुल वर्थ सीइंग है, कौन सी जगह ऐसी है जो विजिट करनी चाहिए। और अल्टीमेटली अगेन ये नहीं है कि आप महीने की छुट्टी लेके जाएं, 2 हफ्ते की छुट्टी लेके जाएं, 4-5 दिन में भी एक बड़ी अच्छी ट्रिप प्लान की जा सकती है, आप किसी भी पाकिस्तान के इलाके में रहें तो। जी। और एक कोट अगर आपकी इजाज़त है तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि कहते हैं कि जो आपकी जॉब्स हैं, जॉब्स फिल्स योर पॉकेट्स बट एडवेंचर फिल्स योर सोल। बिल्कुल। और अगर इंसान एडवेंचर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए तो देखिए, हर बंदा ट्रैवल करना भी नहीं पसंद करता। जैसे कि मेरी बहन जो है, उनको गाड़ी में जब वो ट्रैवल करती है तो उनको बहुत नौजिया की प्रॉब्लम होती है, तबीयत उनकी ख़राब होती है, मतली का इशू होता है, जिसको कार सिकनेस भी कहते हैं। मैं कभी अगर बोट या शिप पे बैठूं तो मुझे नौजिया होना शुरू हो जाता है क्योंकि मुझे सी सिकनेस होनी शुरू हो जाती है। हर बंदे का एक डिफरेंट सिलसिला होता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो डेफिनेटली प्लान की जा सकती है जो एज अ फैमिली आप साथ कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि अगर हम यादें क्रिएट करें तो वो हमें सारी ज़िंदगी कैरी करती है जी। पैसा आने जाने वाली चीज़। बिल्कुल। और जो ये फोबियाज डिफरेंट डेवलप हो जाते हैं ना, जैसे हाइट फोबिया, अगर आप बच्चों को लेके जाएंगे हिल एरियाज़ में तो डेफिनेटली उनको बचपन से जो है वो चीज़ जो है वो बर्दाश्त करने की उनमें सख्त होगी और एक्सपोजर होगा डेफिनेटली। अच्छा, आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस। चलें जी, आप सिंगापुरियन राइस की हमारे साथ प्लीज़ रेसिपी शेयर करें। करोड़ इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं और डलती भी उसके अंदर करोड़ चीज़ें जी। तो व्यूअर्स, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। सिंगापुरियन राइस में चावल आधा किलो, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका आधा खाने का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए मायोनीज़ 2 कप, केचप आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चुटकी।
और स्पैगेटी नूडल्स जो हैं उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। स्पैगेटी 1 पैकेट, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, हरा प्याज 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच और चिली गार्लिक केचप जो है वो हम 3 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो राइस है उनको मैंने फुल डन यानी मुकम्मल उनको बॉईल कर लिया, कोई उसमें कनी नहीं रखी, कुछ नहीं, वो सिंपली मैंने जो है वो गर्म पानी में ऐड करके साथ सॉल्ट, तो इसको मैंने बॉईल करके रख के ठंडा कर लिया। और उसके बाद जो हमारे पास नूडल्स हैं वो भी मैंने रेडी कर लिए हैं, बॉयल है मेरे पास पड़े हुए। चिकन की तरफ आ जाते हैं। चिकन हमने बोनलेस लेना है और उसको मैंने जो है जूलियन कटिंग में काट लिया। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में जो है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें हम गार्लिक सौते करके चिकन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा उसको हम मतलब उसका कलर चेंज होगा, वो कुक हो जाएगा, हाफ कुक हो जाएगा, तो उसमें हम सारे स्पाइसेस और जो सॉसेस मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी सॉस की तरफ। सॉस हम बना के रख लेंगे जिसमें मायोनीज़ है, मस्टर्ड पेस्ट है और पिंच एक मैंने चुटकी जो है नमक की ऐड की है, मस्टर्ड पेस्ट है और साथ काली मिर्च पाउडर है। और स्पैगेटी जो है उसको हम ये करेंगे कि एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके गार्लिक अगेन हम थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे, चॉप गार्लिक, उसको सौते करके उसमें हम अपनी सारी वेजीज़ जो हैं उनको स्टर फ्राई करके और उसमें फिर ये सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो हॉट सॉस ऐड कर दें उसके अंदर। और फिर उसमें हम टॉस करेंगे अपना स्पैगेटी जो बॉइल्ड है हमारे पास। और एंड में हम इसकी सैम्पलिंग की तरफ आ जाएंगे। एक डिश में हम सबसे पहले बेड पे जो है वो राइस डालेंगे, उसके बाद अपने स्पैगेटी और जो जिसमें साथ मैंने वेजिटेबल्स भी ऐड की थी, और उसके बाद हम उसमें सॉस और एंड में जो है वो चिकन डाल के फिर अगेन जो है वो सॉस उसके ऊपर डाल देंगे। सॉस आप साथ भी सर्व कर सकते हैं ताकि राइस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी और सॉगी नहीं हो जाए। तो आप थोड़ी सी उसमें बीच में ऐड कर दें, बाकी साथ सर्व कर दें आप इसके, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंगापोरियन बिरयानी है एक किस्म की, एक तरह की सिंगापोरियन बिरयानी है। अच्छा व्यूअर्स, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि इंटरेस्टिंग एंड यूनिक रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करें, हम वो रेसिपीज़ भी शेयर करते हैं जो आप खुद डिमांड करते हैं कि भाई हमें जो आप फ़लाँ चीज़ की जो रेसिपी है वो बनानी सिखाएं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है मज़ीद कोई और चीज़ सीखने का, तो बड़े अकम्पलिश शेफ्स हमारे साथ होते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी पसंद की रेसिपी भी शेयर की जाए। उसके साथ साथ व्यूअर्स, आज इन्फेंट प्रोटेक्शन डे जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे कंसिडर किया जाता है। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आपको पता है जब पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा अकम्पलिश लोग हमारे साथ होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ ऑन एयर नहीं, ऑफ एयर भी उनसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लें और गाइडेंस लें। एक ऐसी ही बहुत प्यारी पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, आपको पता है वैसे ही मॉर्निंग एट होम एज अ टीम हम लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं ऑफ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, क्योंकि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जिस लेवल का काम कर रहा है और इतना ब्रिलियंट काम कर रहा है इतने अरसे से, बच्चा हमारे मुल्क के बच्चों के लिए पूरी दुनिया से, बल्कि पूरी दुनिया अगर ना भी कहें तो पूरे पाकिस्तान से बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का रुख करते हैं लाहौर के अंदर, ताकि अगर कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी तशख़ीस नहीं हो पा रही, कुछ समझ नहीं आ रही, या डॉक्टरों ने किसी भी जगह पे हाथ उठा दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का रुख करते हैं। एंड अगर काबिल इलाज बीमारी हो या पैलिएटिव केयर की भी बात हो तो बेहतरीन गाइडेंस आपको चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से मिलती है। तो प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने आज हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना ने। आप चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी पीडियाट्रिक्स के भी, उसके साथ साथ आप इंचार्ज हैं ऑफ डायरिया सेक्शन एंड डिप्थीरिया सेक्शन, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज इन्फेंट प्रोटेक्शन डे है। सबसे पहले तो इस पर हमें डॉक्टर साहब गाइड करेंगे कि आखिर दिन है क्या और इसको मनाने का मकसद क्या है? अच्छा, उससे पहले कि मैं ये बताऊं, थैंक यू वेरी मच कि आपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बारे में इतने अच्छे अल्फाज अदा किए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में सारे पंजाब से, KPK से, सिंध से, बलूचिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, UAE से पेशेंट रेफ़र होके आते हैं। अफ़गानिस्तान से तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने खुद बड़े बच्चे जो हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लेके आई हूँ, जिनको प्राइवेट सेक्टर ने डॉक्टरों ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह, और उठा के लेके आई हूँ, और माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि कभी डिसअपॉइंट नहीं हुई। जी सही, जो कर सकते थे उससे बढ़ के हमेशा किया जाता है, क्योंकि ना अंडर वन रूफ जो फैसिलिटीज़ है ना सारी, से फॉर एग्जांपल एक बच्चा इमरजेंसी में आता है, उसके किडनीज काम नहीं कर रहे,
हम उसके हर टेस्ट 3 से 4 घंटों के अंदर सीबीसी, किडनीज़ के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, फिर हम उसका इवन उसके डायलिसिस स्टार्ट करवा देते हैं इमरजेंसी में, हम उसका एको करवा लेते हैं इमरजेंसी में, सीटी स्कैन करवा लेते हैं, एमआरआई करवा लेते हैं। ये काम करने के लिए इवन प्राइवेट सेटअप में जहाँ पे लोग पेमेंट पे भी काम कर रहे होते हैं 2-2, 3, 4-4 दिन लग जाते हैं। तो उस लिहाज से चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बड़ी कंट्रीब्यूशन है बच्चों की केयर में। अच्छा, सेकेंडली लेकिन उसमें एक इशू ये होता है कि उसकी वजह से रश जब ज़्यादा होता है तो कई दफ़ा लोग मायूस होते हैं कि दरवाजे पर रश था, गेट पर रश था, पार्किंग में रश था। लेकिन वो रश इसी वजह से है कि लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो लोग आ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कुछ लोग को ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन ट्रीटमेंट वाइज लोगों को मैं खुद पर्सनली, हमारे अपने एक फैमिली मेंबर का एक ऐसा किडनी का इशू था कि वो SIUT पे कराची जाके हमें करना पड़ा। जब मैं SIUT गई तो ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे जब आपको प्राइवेट सेक्टर की आदत होती है तो वही वाली बात थी कि मैं थोड़ा परेशान हो गई कि ये क्या मामला है, क्योंकि आपको पता है जो हॉस्पिटल्स एक ट्रस्ट होते हैं या गवर्नमेंट की एफिलिएशन के साथ होते हैं या इस किस्म के इदारे होते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे फ्री सर्विसेज मिल रही होती हैं डिजर्विंग लोगों को, और SIUT तो है ही 100% फ्री, आपको पता ही है। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मेरे लिए बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था कि टाइम सबको दिया जाता है, लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से और इमरजेंसी के लेवल के हिसाब से। अब बर्दाश्त हमें भी अपने अंदर पैदा करनी है। अगर आप 10 जगह से मायूस होकर एक जगह आए हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे 100, 150, 500, 1000 बंदा और भी मायूस होके ही आया है कि यहाँ पे उम्मीद की किरण नजर आएगी। तो ऑब्वियसली व्यूअर्स, एक बर्डन होता है, एक प्रेशर होता है ना कि इतने लोगों को दिन में देखना है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी बारी नहीं आती है, कोई चीज़ होती है, तो आप वापस आएँ, आपको टाइम ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त और पेशेंस के साथ। असल में आपको भी पता है डॉक्टर साहब, औलाद या माँ बाप बीमार हो ना, जी सही, तो बंदे के हाथ पांव फूल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इंसान कहते हैं फौरन इसको हल करें। हाँ, सही। जिस बच्चे को जुकाम है वो भी उतना ही परेशान होता है, और जितना किसी अल्लाह ना करे नाउजुबिल्ला तो बस्तगफार बच्चे को कैंसर हो या किसी के बच्चे को गुर्दे फेल हो जाएं, क्योंकि बच्चे की तकलीफ इतनी हो, इतनी बड़ी हो, माँ का बाप का तो उसी तरह कलेजा फट जाता है। बिल्कुल ऐसी सही बात है। इसी वजह से वो पैनिक क्रिएट तो उसी तरह ही होता है ना, चाहे किसी को बुखार भी है, कुछ भी हो। लेकिन डॉक्टर साहब, कितनी प्यारी बात हो, अगर 100 किस्म के मसाइल हो सकते हैं, उनमें से मसाइल सिर्फ 15 या 20 ही हों, 100 के 100 ना हो। पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि छोटे बच्चों की, नौज़ायदा बच्चों की डेथ का, या पैदाइश पे बच्चे की डेथ होने का, या माँ के पेट में डेथ होने का इतना बड़ा मतलब रेशियो है कि ये एक हैरान कौन सी बात है डॉक्टर साहब। सही। बट वही मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं, आपने घर पे ही बच्चा पैदा किया, लेकिन प्रॉपर दाई और प्रॉपर जो ट्रेंड प्रोफेशनल है मिडवाइफ, उससे नहीं करवाया, और फिर कॉम्प्लिकेशंस हो गई। बिल्कुल से। अच्छा, जो अभी आपने पहले कहा था ना कि इन्फेंट प्रोटेक्शन डे मनाया जा रहा है, का रीज़न जी, है? उसकी वजह यह है कि 90s में आल्दो लोगों को रियलाइज़ तो पहले भी था कि जितनी बच्चों में डेथ्स होती है ना, उसका आप समझ लें कि मेजॉरिटी 2/3 जो से अंडर 5 होती है, और उसका 50% एक साल के अंदर डेथ हो जाती है। जितने बच्चों की डेथ होती है, आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 50% पहले साल के अंदर डेथ्स हो जाती हैं। और एक साल तक जो बच्चे होते हैं ना, दे आर वल्नरेबल इस तरह है कि वो 7, 8, 10 महीने का बच्चा उठ के जाके कोई चीज़ नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, अगर उसका दूध साइड पे पड़ा भी है टेबल पे, वो पी नहीं सकता। तो इसलिए ही इज़ टोटली डिपेंडेंट। उसमें उन्होंने देखा कि फिर इस तरह के बच्चों के राइट्स का एक डे मनाया जाए, ताकि 1 साल तक के बच्चों को स्पेशल केयर दी जाए, क्योंकि इस तरह के बच्चे चूँकि खुद कुछ नहीं कर सकते, और मोर्टेलिटी भी सबसे ज़्यादा इसी एज ग्रुप में है। तो इस वजह से इस डे को 90s में मनाना शुरू किया, ताकि अवेयरनेस लोगों में क्रिएट हो। हर सेगमेंट में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको पता हो, डॉक्टर्स को पता हो, पेरेंट्स को पता हो, गवर्नमेंट को पता हो कि इस एज ग्रुप के बच्चों का स्पेशल ख्याल रखना है। जो अभी दूसरी बात आपने की थी कि हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। डेफिनेटली पाकिस्तान अगर कुछ चीज़ों में टॉप पे जाता है ना, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, वो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में, और जो मदर्स की मोर्टेलिटी रेट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनमें पाकिस्तान कुछ अरसे से टॉप 4-5 कंट्रीज़ में आता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली एक तो देखे ना, जो फाइनेंशियल हालात होते हैं लोगों के, उसका तो अपना एक अमल दखल होता ही है। फिर कुछ दिन पहले हमने शो पे यही बात की कि भाई जब आप बच्चों के बीच में वक्फा नहीं देते, तो जो बच्ची प्रेग्नेंट होती है उसकी भी सेहत मुतासर होती है, और उस बच्चे की भी। एटलीस्ट 2 साल का गैप होना चाहिए। अगर 3 साल हो जाए तो वो बहुत बेहतर हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ज़्यादा बच्चों का भी अगर शौक़ है कि भी हमारे 4-5 बच्चे हों, वो 5-5 या 3-3 साल का गैप रख के बच्चे पैदा करते हैं, ताकि एटलीस्ट प्रॉपर टाइम और जो एनर्जी है वो बच्चे को दी जा सके। बट देर आर सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स डॉक्टर साहब।
माँ के पेट में बच्चे की डेथ हो जाती है। कज़न मैरिजेस का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज है। बहुत से केसेस में ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिला पाती अपना, क्योंकि फाइनेंशियल कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि औरतों को काम पे जाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब माँ के पेट से शुरू करते हैं। जी देखें, असल में तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे प्रेगनेंसी होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें जब पता लगता है पेरेंट्स को, उनको चाहिए कि उसी वक्त जाके एक तो किसी हॉस्पिटल में, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, किसी भी जगह चेकअप करवाएं, ताकि एक तो उसको हम कहते हैं एंटीनेटल चेकअप, उसके लिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कई दफ़ा लोग जाते, पहली दफ़ा पता लगता है कि माँ को तो ब्लड प्रेशर है, मदर को तो शुगर थी, मदर को तो दिल का मसला है, पहले उनको पता ही नहीं होता। अगर जाएंगे तो फिर ही है ना, फिर ही पता लगेगा, फिर जब पता लगेगा तो फिर अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करेंगे। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि जिसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं, हाँ जी, वो 14 हफ्ते पे 16 हफ्ते पे ना जो अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है ना, उस पर अगर देखें, अल्लाह ताला ने सिस्टम इस तरह का बनाया कि बच्चे की जो फॉर्मेशन है ना वो पहले 12-14 हफ्ते में हो जाती है, उसके सिस्टम्स बनना शुरू हो जाते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बाकी वेट गेन वगैरह तो बाद में होता है। अच्छा, उसमें अगर किसी को मेजर कार्डियक इशू नज़र आ रहा है, किसी के और एनॉमलीज आ रही हैं, पता लग रहा है कि जी ब्रेन ही नहीं बन रहा, या किसी के गुर्दे नहीं बन रहे, या एक गुर्दा बना पानी पड़ गया, तो उसमें फिर पेरेंट्स को वो ऑप्शन होती है कि जी ये बच्चे ने सर्वाइव नहीं करना या इसके इश्यूज़ हैं, तो उनको वो गाइड कर सकते हैं। या अगर स्पेशल उसको नीड है तो वो फिर स्पेशल नीड के अकॉर्डिंगली चलेंगे। यानी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 14 से 16 हफ्ते के दरमियान एक उसका स्कैन कराया जाए बच्चे का। ये भी बच्चे का राइट है बेसिकली। ये वाली भी तो प्रॉब्लम है ना कि हमारे यहाँ बड़ी दफ़ा जो है उस स्कैन को करने के बाद भी जो है वो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। देखिए, ये ना बताना कि लड़का है कि लड़की है, ये तो मुझे 100% समझ आती है, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि अगर ऑलरेडी पहले से बेटियां हैं या बेटी की ख्वाहिश नहीं थी, जो बड़ी ही एक अजीब ट्विस्टेड सी बात है कि आपने अगर बच्चे की तरफ आपका रुझान हुआ, आप प्रेग्नेंट हुए, आपका बेबी होने वाला है, तो अब लड़का हो या लड़की हो वो तो अल्लाह की एक रहमत है, नेमत है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी। और साहिब औलाद होना आजकल के ज़माने में वैसे ही बहुत बड़ी बात है। इतने ज़्यादा मेडिकल इश्यूज़ ख़वातीन के और मर्द हज़रात के चल रहे हैं कि बहुत से कपल्स तो बच्चे भी नहीं कंसीव कर पाते। बिल्कुल सही। तो उनको बेटी का पता चलता है तो वो फिर उसको किसी गलत तरीके से उसको आपको पता है गेट रिड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। सो उस अनॉमली स्कैन में अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब पता चलता है कि बच्चे के दिल में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या वो पेट में ही हल हो सकता है या पैदाइश पे हल होता है? फिर वो क्या मामला होता है? उसके दो चीज़ें हैं। कुछ जो दिल के मसाइल होते हैं ना, वो ट्रीटेबल हैं, ऑपरेटेबल हैं, वो पैदा होते हैं, बच्चे ट्रीट हो जाते हैं। कुछ को तो खैर वैसे अब तो बाहर तो इंट्रायूट्राइन भी उसको वो कर लेते हैं, सर्जरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ की इमीडिएटली पैदा होते ही कर लेते हैं। लेकिन सेकंड चीज़ है कि अगर पता होगा किसी को कि इसका इशू है, तो वो तो वो ऐसे सेंटर में उसकी डिलीवरी करवाएंगे जहाँ पे इमीडिएटली ये ट्रीटमेंट मिल जाए। यानी आपको पता तो होगा कि मसला क्या चल रहा है, लेकिन करवाना तो ज़रूरी है ना। क्योंकि बात ये ना व्यूअर्स, बड़े लोग जो होते हैं वो होम डिलीवरी प्रेफर करते हैं और किसी मिडवाइफ या मतलब प्रॉपर किसी दाई से सिस्टम जो क्वालिफाइड होती हैं, लेकिन वो खातून इमरजेंसी केस को नहीं उस तरह से हैंडल कर पाती, क्योंकि वो खुद एक पीडियाट्रिक ना तो डॉक्टर है ना कुछ और है। अगर आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम है, फिर आपको किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके, जहाँ पे आपको पता है कि नियोनेटल केयर का सारे मामलात हैं, जैसे कि वेंटिलेटर और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सी जगहों पे तो पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स भी नहीं अवेलेबल होते। सही कह रहे हैं। असल में देखें दोनों चीज़ें, क्योंकि लोगों ने ना यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं कि वर्स्ट हालात के बच्चे या बड़े भी बचते हैं दुनिया में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने देखा नहीं, इसलिए उनका ट्रस्ट इतना बना नहीं, उनका ख्याल है बस अब कुछ नहीं हो सकता, वो कई दफ़ा घर ही बैठे रहते हैं। हालांकि बड़ी बड़ी बुरी कंडीशन में लोग आते हैं। भाई 6-6 महीने के पैदा हुआ बच्चा आप लोगों ने सेव किया हुआ है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, वहाँ पे किया हुआ है। बच्चे आते हैं, सांस बंद हो चुका होता है, उनको ट्यूब डालते हैं, एम्बू बैगिंग पे रहते हैं, वेंट पे रहते हैं, फिर बाद में बच्चे चल के जाते हैं हॉस्पिटल से। तो ये तो लोगों को ऐसे ऐसे इसमें डेवलप होगा। जहाँ तक पेरेंट्स का देखें, चलें वो नॉर्मली स्कैन तो अपनी जगह है ना कि नॉर्मली नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी मदर का अगर HB उसका साथ है, आप देखें पाकिस्तान में 80% ख़वातीन जो सी है ना वैसे ही एनीमिक है। हाँ जी, और प्रेगनेंसी के दौरान तो मज़ीद एनीमिक हो जाती हैं। अगर माँ देखें बच्चा जो सा है पेट के अंदर और उसके बाद जब तक दूध पी रहा है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है 6 महीने तक, वो 100% माँ पे डिपेंडेंट है।
ये तो बिल्कुल ऐसी, अगर स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो बाकी बैंकों को नहीं देगा पैसे, बिल्कुल सही। दे ही नहीं सकता। तो माँ तो स्टेट बैंक है ना, अगर माँ में ही कोई चीज़ नहीं होगी तो बच्चे को क्या ट्रांसफ़र करेगी? ना वो आयरन ट्रांसफ़र कर सकती है, ना विटामिन डी ट्रांसफ़र कर सकती, ना कोई और विटामिन ट्रांसफ़र कर सकती, ना कैल्शियम ट्रांसफ़र कर सकती, कुछ भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकती। बच्चा तो पहले 9 महीने और उसके बाद 6 महीने, या आप समझ लें कि तकरीबन ये बन गए जो 15 महीने हैं, ये तो टोटली डिपेंडेंट है माँ के ऊपर। तो इस दौरान जो डॉक्टर को चेक कराने का मकसद होता है कि अगर उसमें कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, उसकी लेडी डॉक्टर या इवन कोई भी डॉक्टर, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तो ज़रूरत भी नहीं इतनी, कोई भी डॉक्टर उसको बता दे कि ये आयरन लें, ये विटामिन डी लें, ये बी कॉम्प्लेक्स लें, फॉलिक एसिड लें, हाँ ये फॉलिक एसिड लें, ये सारी चीज़ें लें ताकि माँ में भी डेफिशिएंसी ना हो और फिर बच्चे में भी ना हो। अच्छा, बच्चे को ना दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे को कहते हैं पैरासाइट, जैसे माँ के ऊपर पैरासाइट वो पौधा होता है, वो जिस दरख्त पे चढ़ता है उस दरख्त में उसकी खुराक पे खुद पलता है। वो दरख्त बेशक सूख जाए, ठीक है ना, लेकिन वो पौधा चलता रहता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। तो इसी तरह जब बच्चे में चीज़ें ट्रांसफ़र होती है ना, माँ में से एक एक चीज़ निकल जाती है, बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए माँ, पाकिस्तान में माओं में 35 साल 30 साल की उम्र में कमर दर्द, गर्दन में दर्द, मोरों में दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस का इतना हाई इसी रेट वजह है, से आर्थराइटिस इतनी छोटी उम्रों पे खवातीन को हो जाता है कि एक हैरान कौन इसी बात वजह है। से होता है ना कि उनमें अपने रिजर्व पहले होते नहीं, वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो गए, उन्होंने मजीद लिए नहीं लिए तो उनके अपने मसले शुरू हो गए। अगर वो रेगुलर डॉक्टर्स को दिखाएंगे, ये चीज़ें उनको मिलती रहेंगी। अच्छा, ये तो हो गया ना बिफोर बर्थ, और बिफोर बर्थ वैक्सीनेशन भी माँ की होती है, टेटनस के 2 इंजेक्शन लगते अच्छा, हैं। बिफोर बर्थ डॉक्टर साहब एक और बात जो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में कि खवातीन जो हैं वो अक्सर जो है सब घर में, अब आजकल जैसे कि ज़ुकाम खांसी का सीज़न है, व्यूअर्स मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके घर में कोई ऐसी खातून है जो प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्टिंग है, तो जो दवाइयाँ सारे घर वाले ले रहे हैं वो नहीं ले सकती। वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, जो उसकी डॉक्टर है, उससे रुजू करे और उनसे दवाई का नुस्खा ले। वो चीज़ें एक प्रेग्नेंट औरत नहीं ले सकती मेडिसिन में, जैसे कि बहुत सी एंटीबायोटिक्स है जो प्रेग्नेंट खातून ले ही नहीं सकती, उसको नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ये होता भी तो है कि प्रॉब्लम लोग है। साल पुरानी प्रिस्क्रिप्शन निकालते हैं कि जी साल पहले इसको खांसी से काम हुआ था, इसको भी यही दवाई देते हैं, बाजार जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वही दवाइयाँ ला के उसको दे देते हैं। बिल्कुल। तो मदर को टेटनस के इंजेक्शंस भी लगते हैं 2 अदद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसका ये फ़ायदा होता है और उसकी ज़रूरत ये होती है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब बच्चा पैदा होता है, अगर किसी ऐसी जगह पे पैदा हुआ है जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो जब उसकी कार्ड को वो काटते हैं, क्लैंप लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो टेटनस के जरासीम जो स्किन पे इधर उधर दाएं बाएं होते हैं वो जा सकते हैं। वो बच्चे को पैदा होते, किसी ज़माने में तो पूरी पूरी लाइन भरी होती थी टेटनस के बच्चों के साथ, न्यू बॉर्न टेटनस। अब वैक्सीनेशन की वजह से अब रेयर हो गया, बहुत कम हो गया, मतलब इतना फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल। पहले किसी ज़माने में मैं हॉस्पिटल में पूरा टेटनस बे होता था, एक मतलब काउच होते थे, उसके ऊपर लाइन पे बच्चे पड़े होते थे टेटनस के साथ। ये वैक्सीनेशन से उसका इतना फ़ायदा हुआ। फिर जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बच्चे को एक दफ़ा चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ से अब हम अपनी बात को शुरू करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि देखिए व्यूअर्स, बच्चा जब दुनिया में अभी आया ही नहीं है, वो टोटली एक औरत पे डिपेंडेंट है और उस औरत का ख्याल रखना पूरे घर वालों, फैमिली, शौहर, सास, उसकी अपनी माँ, इन सब ख़ानदान वालों का फ़र्ज़ बनता है। अब जब एक नई ज़िंदगी दुनिया में आ जाती है, अब वो बच्चा माँ से फिज़िकली डिटैच हो गया, उसके बाद उसके क्या राइट्स हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर साहब हमें गाइड करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना हमारे साथ हैं, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स एट द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे की बात हो रही थी, पहले तो हमने कहा कि माँ की कोख के अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है जो हर बच्चे का हक है, सही। माँ समेत। अब बच्चा पैदा हो जाता है, प्लीज़ हमें A to Z गाइड करें। देखें, बच्चे के पैदा होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर तो हॉस्पिटल में पैदा हुआ फिर तो डेफिनेटली किसी डॉक्टर ने उसको चेक कर लिया होगा, करेंगे चेक। अगर नहीं हुआ, किसी घर पे हुआ है, किसी सेंटर पे हुआ है, तो वंस उसको विद इन 24 आवर्स या जितनी जल्दी हो सके चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है किसी भी डॉक्टर से, स्पेशली पीडियाट्रिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पैदा होते ही कई दफ़ा पेरेंट्स का ख्याल होता है कि बच्चा वैसे ही आवाज़ें निकाल रहा है, वो पता लग रहा होता है कि उसको तो नमूनिया हुआ है, लोग बच्चा मतलब आवाज़ सांस नहीं निकल रहा। फिर कई दफ़ा बच्चे कहते हैं जी बच्चा वैसे ही हिल रहा है, वो पता लग रहा था बच्चे को तो झटके लग रहे हैं। कई दफ़ा होता है वो बच्चे का सर थोड़ा सा आगे पीछे लंबा हुआ या बड़ा हुआ, वो कहते हैं नहीं ये तो जी हमारे पहले बच्चों का भी ऐसे ही होता है। लोग खुद ही ना एक उसका जवाब भी सोच लेते हैं कि ऐसे ही हुआ होगा, ये नॉर्मल है।
जब क्या पता लगता है कि जी बच्चे के तो सर में वो ब्लड इकट्ठा हो गया, बच्चे में के सर में तो पानी इकट्ठा हुआ है, बच्चे में तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसके तो दिल का प्रॉब्लम है। कई दफ़ा कोई चीज़ जब बच्चा पैदा होता है कोई चीज़ बनी नहीं होती। देखिए वो पीछे हराम मगज का जो प्रॉब्लम होता है कि वो एक गोला बना हुआ है, हाँ अच्छा जी। लोग उसकी मालछे करनी शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल से मेनिंगोमाइलोसिल जिसको हम कहते हैं, वो हराम मगज़ के ऊपर वो बाहर आया होता है, उसके ऊपर स्किन होती है, लोग खुद ही घर पे टोटके करते हैं, उसमें से वो लीकेज स्टार्ट हो जाती है। जब वो होती है तो वो गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है बच्चों को। यानी एक तो पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि हर बच्चे को इमीडिएटली चेकअप कराएं। दूसरा ये है कि कुछ हम टेस्ट करते हैं, कुछ बाकी दुनिया में तो किसी बच्चे को घर नहीं जाने देते जब तक कुछ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कर लेते, हर बच्चे का करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो वही बात है ना कि सिस्टम वीक है, फाइनेंसेस लोगों के वीक हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली एक तो उसका चेकअप बहुत ज़रूरी है, फिर थायराइड स्क्रीनिंग का टेस्ट हम करते हैं। TSH एक टेस्ट होता है जो थायराइड के लिए करते हैं, वो सारी दुनिया में अब तो करते हैं, ऑलमोस्ट सारी दुनिया में बच्चों का करते हैं। उसका ये होता है कि थायराइड जो है ना बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर चंद हफ्ते भी गुजर जाएं और बच्चा उसमें डेफिशिएंट हो और आपने दवाई शुरू ना की हो तो बच्चा सारी उम्र के लिए डिसेबल हो सकता है, ज़हनी तौर पे माजूर हो सकता है, IQ उसका कम हो सकता है, फिर वो उन चीज़ों को समझ बूझ उसकी कम रह जाती है। फिर वो इस तरह के जब बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो सोसाइटी के लिए एक समझ लें कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम बनते हैं। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक बात ना आपकी बात में ऐड करना चाहूँगी। देखिए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हो गया, 4-5 ऐसे अस्पताल हैं जिनके बारे में मैं खुद भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि हाँ जी वहाँ पे टोटल कर, बट कभी कभी कोई चीज़ ऊंच नीच हो भी जाती है। पीडियाट्रिशियन का आने का टाइम था, वो टाइम निकल गया, नहीं बच्चा चेक हो पाया, उस दौरान बच्चे का कुछ और हो रहा था। तो हर माँ और बाप को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जैसे ही ये नए पेरेंट्स के लिए स्पेशली, बल्कि हर किसी को, मेरा बेटा जब हमजा नूर बानो जब पैदा हुई थी तो मेरी अपनी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि सबका फोकस उस वक्त मेरे पे था। सिजेरियन के बाद कुछ ब्रीदिंग के इश्यूज़ हुए, व्हाटएवर हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब नूर का चेकअप जो है वो नेक्स्ट डे हुआ। उस दिन क्योंकि मुझे भी कोई होश नहीं थी, हस्बैंड भी परेशान थे, सारे थे, तो अगले दिन मेरे हस्बैंड ने खुद जाके कहा कि जी पहले दिन बच्चे का नहीं चेकअप हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं जी हुआ होगा। उन्होंने कहा जी मेरी तसल्ली के लिए प्लीज़ एक दफ़ा मैंने बच्चे को लेके जाना है पीडियाट्रिशियन के पास। तो उसी हॉस्पिटल में वो लेके गए और बच्चे का चेकअप और नूर का चेकअप कराया और सारा कुछ, कान साफ नाक साफ, वो एक दफ़ा फिर से उन्होंने कर लिया। देखिए डॉक्टर साहब बात यह है कि डॉक्टर की तो जिम्मेदारी है, लेकिन स्पेशली गवर्नमेंट सेटअप के अंदर इतना बर्डन और इतना प्रेशर होता है कि माँ बाप को भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए कि बस बैठ के इंतज़ार ना करें, सवाल करें। अगर उन्होंने कहा जी आके डॉक्टर देख चुका है तो ग्रेट, अगर फॉर एग्जाम्पल मिस हो गई है बात तो चलो नर्स देखेगी, वो डाल देगी कि भाई अब नेक्स्ट जब राउंड लगेगा पीडियाट्रिशियन का तो चेक करा लेंगे। देखिए पोलियो के कतरे, हिफाजती टीके, इतनी चीज़ें हैं जो होनी होती हैं, अगर वो चीज़ें इग्नोर हो जाए तो आपको पता है फिर वो रह जाती है। नहीं, सबसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कि पहले दूध पिलाना बच्चे को इमीडिएटली, कुछ टाइम के अंदर अंदर पिलाना। लोग 4-4 घंटे 6-6 घंटे दूध नहीं पिलाते, वेट कर रहे होते हैं। फिर वही जो आपने कहा वैक्सीनेशन होनी है, पोलियो के ड्रॉप्स हैं, BCG का इंजेक्शन लगना होता है, फिर उसको हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगना होता है। ये सारे बर्थ पे लगने होते हैं, पैदाइश पे लगने होते हैं, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ लगते हैं। और फिर वो दूध पिलाने का कई दफ़ा लोग वेट कर रहे थे कि जी फलाना कोई बंदा आएगा, घुट्टी देगा तो फिर हम दूध शुरू करेंगे। उस दौरान पहले तो बच्चा देखिए माँ से डायरेक्ट फीड ले रहा होता है, कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई माँ के अंदर, माँ से बच्चे में जा रही होती है, कंटिन्यूसली ब्लड शुगर लेवल बच्चे का मेंटेन हो रहा होता है डिपेंडिंग ऑन दी माँ, मदर पे, ठीक है ना। अब उससे डिटैच हो चुका हुआ है, अब उसका ब्लड शुगर फॉल करना शुरू हो जाता है। अब अगर 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे फीड नहीं कराएंगे उसका ब्लड शुगर फॉल करेगा। जब वो फॉल करेगा ना तो बच्चा बिल्कुल लिस्टलेस लेथार्जिक हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएगा। और जब आप उसको 8 घंटे बाद फीड कराएंगे ना वो फीड ही नहीं लेगा। और उसके अलावा व्यूअर्स बाहर के मुल्क में तो सिजेरियन होता है, सिजेरियन भी हो तो फौरन माँ के ऊपर बच्चा रख देते हैं, और अगर माँ की हालत नहीं होती तो बाप को कहते हैं कि जी बटन खोलें या शर्ट के बगैर बच्चे को ऐसे ऊपर लिटा दिया जाता है ताकि बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो। बिल्कुल सही। अच्छा दूसरी बात ये कि अगर माँ फौरन ही दूध पिलाती है तो वो दूध पिलाने का जो सिलसिला होता है वो बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ होती है और फिर माँ का दूध आना भी शुरू हो जाता है। अगर आप राइट टाइम पे करें तो फिर बहुत से जो फीडिंग के मसाइल हैं आप उनसे बच जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें अल्लाह ताला ने इतना एक परफेक्ट निज़ाम बनाया हुआ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर का वेट गेन होता है ना 10-12 किलो, एवरेज 12 किलो 14 किलो, उसमें से बच्चे का वेट तो 3 किलो होता है, प्लेसेंटा का 1.5 किलो, यानी 5 किलो ये होता है। 10 किलो जो सी होती है ना वो आप कहें कि फैट्स और बाकी रिजर्व्स माँ में डिपॉजिट होते हैं ताकि बच्चे को जब उसने 6 महीने दूध पिलाना है तो माँ में डेफिशिएंसी ना हो।
अल्लाह ताला मदर में रिज़र्व साथ रख रहा होता है। उससे दोनों फ़ायदे होते हैं। बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि दूध आ रहा है, सेफ़ है, हर लिहाज से परफेक्ट है, कोई जरासीम नहीं, कुछ भी नहीं उसमें। माँ को ये फ़ायदा होता है कि उसका जो वेट गेन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो वेट गेन कम होना शुरू हो जाता है, फैट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। अब कई ख़वातीन दूध तो पिलाती नहीं, पहले हफ्ते 2 हफ्ते के बाद या महीने बाद आई थी, जी हमने तो जिम ज्वाइन करना है, हमने तो डाइटिंग करनी है, हमें ये बताएं। मैं कहता हूँ अगर आप दूध ही पिला लें बच्चे को 4 महीने, तो जितना जिम वाले ने आपको बताना है ना, उससे बेहतर आपका काम हो जाएगा। और बात ये कि आप बच्चे को दूध पिलाए, जिम साथ साथ करें। मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और एक बच्चे की बारी मुझे बड़ा इशू भी आया था। डॉक्टर साहब देखिए 100 चीज़ें होती है, इन्फेक्शन हो जाती है, आपकी अपनी हेल्थ ठीक नहीं होती, 100 ऊंच नीच होती है, लेकिन अगर आपके साथ सपोर्टिव गायनाकोलॉजिस्ट और सपोर्टिव पीडियाट्रिशियन हो तो आपका ये जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। लेकिन घर पे सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा फिर ये होता है कि बच्चा जब ज़ाहिर हमारा कल्चर इस तरह के लोग देखने आते हैं बच्चे को। अब कई दफ़ा मैंने इवन हॉस्पिटल के अंदर भी बच्चा पैदा होता है, देखना जाता हूँ ना, पहले दिन का बच्चा, ये 6 घंटे 8 घंटे, एवरेज साइज़ का कमरा है, उसमें 20 लोग बैठे होते हैं, खाने चल रहे होते हैं, बच्चा साइड पे पड़ा है, दफ्तें उड़ाई जा रही हैं, 20-20 लोग एक या कमरे में बच्चे को बैठे गोद में पकड़ा हुआ है और उसका मुंह चुम्मी जा रहे हैं, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। देखिए डॉक्टर साहब, माँ और बच्चे की जो एक जरासीम सारा कुछ उन्होंने आपस में ही शेयर किया होता है, बिल्कुल उन सही। 9 महीने, वो तो आप एक ही बंदा समझे ना। बिल्कुल ऐसे अब जब आप उस छोटे से नौज़ायदा बच्चे को, नानी ने भी उठाया, नाने ने भी उठाया, दादी ने, दादा ने, फुफ्फो ने, चाची ने, अम्मी की बेस्ट फ्रेंड ने, अब्बू के बेस्ट फ्रेंड ने, तो मुझे एक बात बताएं, हर बंदे के जरासीम उस बच्चे के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़ाहिर अगर 20 लोग आएंगे तो 20 में से 4-5 को तो कुछ ना कुछ होता ही है, कोई खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब। फिर 6-6, 7-7 साल के बच्चे पैदा हुए, बच्चे को उठा के वो कहते नहीं, ये तस्वीर उतरवानी है, हमने उठाना। वो कहते जी मैं कि इस बच्चे को तो ना पकड़ाएं, उसको भी खांसी लगी है, आपके बच्चे को कल खांसी शुरू हो जाएगी। वो कहते नहीं जी, रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं। मैं कह नाराज़गी उनकी बाद में दूर कर लें, पहले बच्चा तो बचा। अब देखिए बड़ा बच्चा हो ना, 6 महीने, साल, 2 साल का, हम उसको मेडिसिन देते, कोई इशू नहीं होता हमें कि ठीक है नेबुलाइज कर लें, ये दवाई दे दें, सिरप दे दें, बच्चा पी लेता। अब 2 दिन का बच्चा या 1 दिन का बच्चा, किसी और ने उसको ज़ुकाम लगा दिया, खांसी लगा दी, उसको तो मेडिसिन देना भी मुश्किल हो जाता है और बच्चा पीना मुश्किल हो जाता है। फिर बच्चे में भी इम्यूनिटी इतनी नहीं होती, तेज़ी से गले से नमूनिया हो सकता है, लेकिन लोग फिर इस चीज़ की केयर नहीं करते और इस वजह से मसला भी होता है। फिर जब इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कमरे में, वो एसी चला लेते हैं, कहते हैं जी गर्मी हो गई, एसी तेज़ कर देते हैं। वो बाकियों को तो गर्मी का तो इलाज हो जाता है, बच्चे का नाक बंद हो जाता है। बच्चे का नाक बंद होता है, सारी रात रोता रहता है बच्चा, दूध नहीं पीता। क्योंकि बच्चे जो से ना, ये देखें नाक से सांस लेते हैं, ये मुंह से इनको सांस लेने के लिए मुश्किल होती है। जब उनका नाक बंद होता है ना, उनको मुंह खोलना पड़ता है, वो सोते हैं उनको मुंह खोलना पड़ता है। जब उनको ज़बरदस्ती मुंह खोलना पड़ता है ना अपने, वो रोते हैं, फिर रोते जाते हैं। और अगर नाक से सांस नहीं आ रहा, मुंह में आपने फीडर डाल दिया या दूध पिलाया उसको, अब मुंह से भी सांस नहीं आ रहा, नाक से भी सांस नहीं आ रहा, बच्चा रोएगा भी और दूध भी नहीं पिएगा। यानी छोटी सी बेहतियाती से वो इतने दिन बुरे गुजरते हैं। फिर वो रिश्तेदार सारे चले जाते हैं एक दिन के बाद, माँ बेचारी फिर परेशान रहती है 6-6 दिन, 7-7 दिन के, जी बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा रोता रहता है। मैं सच्ची बात बताऊं, अगर आपको जेन्युइनली जिनके घर बच्चा हुआ है उनसे प्यार है और आप उनकी हेल्प और आप उनको अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो भाई खाना बना के भेज दें डेली उनके घर, या उनके लिए, उनके बच्चे के लिए कोई चीज़ खरीद के गिफ्ट पहुंचा दें। सही। बाप से मुलाकात करें, उनको गिफ्ट दे दें और कहें कि भाई माँ बच्चे। मैं तो डॉक्टर साहब पहले हमेशा जाया करती थी, फिर जब इस तरह डॉक्टर से मुलाकातें हुई और बातचीत हुई, तो आप जो सबसे बड़ा फेवर और सबसे बड़ा एहसान किसी नई माँ और बाप के ऊपर कर सकते हैं, वो ये है कि आप उनसे दूर रहें। आप तोहफा भेज दें, अपने प्यार का इजहार करें, फ़ोन पे बात कर लें बेशक, या वॉइस नोट भेज दें। अब तो ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है, ये वाहिद केस है जिसमें आप एक पैगाम लिख के भेज दें, एक वॉइस नोट भेज दें और कह दें कि जी आपको, अब मैं फिर से चेक करेंगे 2-3 हफ्ते बाद, अगर आपका मतलब आप कंफर्टेबल हुए तो हम आ जाएंगे। अव्वल तो 6 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक प्लीज़ बच्चे और माँ को रहने दें, वो भी सीख रही होती है चीज़ें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नई माँ के लिए तो वैसे ही सारा कुछ इतना कंफ्यूजिंग होता है, ऊपर से बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ होता है, समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे, और इसी वजह से अक्सर बच्चों की फीड रह जाती है। बिल्कुल सही। और फिर बोतलें लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसमें ये देखें कि जितनी डेथ्स होती है ना इन्फेंट्स में, 1 साल के बच्चों में, उनमें से मेजॉरिटी पहले 7 दिनों में हो जाती है, डेथ्स हो जाती हैं पहले 7 दिनों में। पहले 7 दिनों में। काफ़ी सारों की तो पहले दिन में हो जाती है, अगर कोई मसला हो उनको, पैदाइशी मसला, जैसे मैंने कहा उनको झटके लग रहे हैं, लेट हो गए, पता नहीं लगा, वरना 6-7 दिनों के अंदर, विद इन 7 डेज़। इसीलिए देखें, इस्लाम आज से 1400 साल पहले हमारे इस्लाम ने जो बातें बताई, लोगों को अब समझ लग रही है। 7वें दिन नबी पाक ने कहा था बच्चे का हकीका करें,
यानी 7वें दिन अगर बच्चा आपका ज़िंदा रह गया ना, तो इसका मतलब है कि आप उन 80% बच्चों में हैं जो सर्वाइव करेंगे। ठीक है ना, आप सर्वाइव करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करें और हकीका करें, बाल उतारें और सारा कुछ करें। फिर लोग भी आएँ, बेशक 7वें दिन आ जाएँ, 8वें दिन आ जाएँ, मिलें बच्चे को ना भी, लेकिन बाकी फैमिली में। तो पहले दिन तो बड़ा रिस्क होता है ना, बच्चा अभी तो बच्चा देखे, बच्चा पैदा होने से पहले उसके फेफड़े भी खुले नहीं होते, बंद होते हैं। वो सांस माँ से ले रहा होता है, गुर्दे काम नहीं कर रहे होते, माँ के किडनीज यूज़ हो रहे होते हैं, बिल्कुल, खुराक माँ से आ रही होती। अब सडनली जब दुनिया में आता है, उसके फेफड़े भी फैलते हैं, उसमें से सांस भी आना होता है, और डॉक्टर किडनीज में भी साहब काम एक करना इतनी होता है। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में से एक इतनी खूबसूरत सी अल्लाह ताला की नेमत बाहर निकली है, तो उस बच्चे के लिए एक शॉक है। वो बच्चा कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रही, वो ऐसे करके एक जगह पे बंद था और एकदम से वो बच्चा निकले और हर बंदा उसको पढ़ रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसको ग्रैब कर रहा है। देखिए, ये एक टाइम होता है माँ, बच्चे और बाप की बॉन्डिंग का। उस टाइम को अगर हम उनके बीच में ही रहने दें, और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो गाइड कर रहे हैं कि जी फीड ऐसे कराना है, ये कराना है, वो कराना है, भाई कोई नर्स जो है वो किस तरह बच्ची को सिखाएगी कि आपने बच्चे को ऐसे फीड कराना है अगर कमरे में 8 लोग बैठे हुए होंगे तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टाफ नर्स तो कई दफ़ा अंदर जाती है ना, तो बाहर आ जाती है। मैं पूछता हूँ बता के, कहते नहीं सर वो लोग ही 15 तो लोग बैठे थे, तो मैं किसको बताती, समझ नहीं लग रही थी किसको बताना है, क्या बात करनी है। तो ज़ाहिर इतने लोग अगर होंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है तो ना। डॉक्टर साहब, हिफाजती टीके, बच्चे का प्रॉपर चेकअप और उसके साथ साथ माँ का दूध, अच्छा एक देखें और एक फाइनली और क्या मुझे अब देखें, जब इस्लाम में ये भी है ना, जब अजान दी जाती है, पैदा होते ही बच्चे के कान में, तो उसके न्यूरॉन्स कनेक्ट होना शुरू होते हैं आपस में, एक सेंसेशन डेवलप होती है। इस्लाम ने तो कहा है कि अजान के साथ ही कनेक्ट करें रादर देन किसी और चीज़ के साथ, ठीक है ना, वो भी डेवलप हो रही होती है। फिर उसके बाद बच्चे का जो है फिर फीड प्रॉपर कराना शुरू करना चाहिए कि मदर फीड उसको प्रॉपर आए, फिर उसको फॉलो करना था। हम एक पैरामीटर रखा होता है कि बच्चे को अगर यूरिन आ रहा है 6-7 दफ़ा आता है, इसका मतलब उसकी फ़ीड प्रॉपर है। वरना कई दफ़ा जैसे आपने कहा ना कि मदर्स भी देखें, हमारे यहाँ पे तो कई दफ़ा 16 साल की मदर भी होती है। 16 साल की मदर को तो अपना नहीं अभी पता होता, वो तो उसको पता नहीं होता कि बच्चे को फ़ीड कब कराना है, कैसे कराना है, उसको कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। वो कहती बस इस पिया था 4 घंटे पहले मैंने दिया था, या 6 घंटे पहले भी दिया था। बच्चों में फिर डिहाइड्रेशन हो सकती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये तो उसका फिर वैक्सीनेशन का स्केड्यूल होता है, फिर उसका टाइमली चेकअप होता है। फिर बच्चों को रूटीन में 60-70% बच्चों को 5-6 दिन 7वें दिन यरकान हो जाता है। 6-7वें दिन बच्चे को देखना इसलिए एक दफ़ा ज़रूरी होता है कि यरकान कितना हुआ है। आल्दो जो 80% बच्चों का यरकान होता है वो नॉर्मल रेंज के अंदर होता है, लेकिन 20% या 5% ऐसे भी तो होते हैं जिनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, उनको यरकान हो जाए तो लोग कहते हैं जी माँ का खाना पीना बंद कर देते हैं। हालांकि ये यरकान फ़र्क होता है। वो कहते हैं जी माँ का खाना पीना, माएँ बेचारी आती हैं हमसे अपनी सास के साथ, वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ये चीज़ खा सकती हूँ, मैं किसने मना किया। फिर अपनी कह भी नहीं सकती, लेकिन देखती अपनी सास की तरफ है। गोश्त बंद कर दिया, अंडा बंद कर दिया, दूध बंद कर दिया, जूस बंद कर दिया। तो मैं क्या इसको माँ को पालना किस चीज़ के ऊपर? माँ के दूध से ही तो जो ताकत है बच्चे में जानी है। माँ की हर चीज़ बंद कर दी, किस लिए बंद कर दी कि उसके जहन में कोई पुरानी मिथ चल रही है कि जी अच्छा ये चीज़ें होगी, तो ये गर्म चीज़ है, ये ठंडी चीज़ है, ये मौसम ऐसा है, ये मौसम ऐसा है। जब कैलोरीज नहीं जाएंगी, हाई प्रोटीन हाई कैलोरिक डाइट नहीं जाएगी, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू की चीज़ें माँ में नहीं जाएंगी, तो बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होगी। बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होगी तो बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा। फिर बच्चे को उसके बाद बड़ा ज़रूरी है कि रेगुलर उसका चेकअप हो, उसका वेट गेन का पता लगे कि पहले 1 महीने में कम से कम उसका 500-600 ग्राम वेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। कई दफ़ा 3 महीने पे बच्चे आते हैं या 2 महीने पे आते हैं, जितना पैदाइश पे वेट होता है उतना ही उस वक्त होता है 2 महीने पे। उसकी मल्टीपल वजूहत होती हैं। कई दफ़ा तो कोई दूध ही नहीं सही पिला रहा होता, कई दफ़ा होता है कि बच्चे के अंदर भी तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, बीमारियाँ ऐसी हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आंतों का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों को यूरिन की इन्फेक्शन हो जाती है, यूटीआईज हो जाते हैं। वो इन्फेक्शंस जो जरासीम है वो खुराक खाई जा रहे होते हैं बच्चे की, जिसकी वजह से बच्चे का वेट गेन ही नहीं हो रहा था। लेकिन कई दफ़ा पेरेंट्स को ज़ाहिर नहीं पता होता, तो वो अगर दिमाग को नहीं पता, वही बात है जब माइंड डजंट नो, तो आइज़ देखती नहीं वो चीज़ या सुनती नहीं, कान सुनते नहीं वो चीज़, तो उनका ख्याल होता है कि ये नॉर्मल ही चल रहा है। पर डॉक्टर साहब, बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि अगर एक नई जान इस दुनिया के अंदर आई है तो उसको महफूज रखना, उसका ख्याल रखना, और उसके साथ साथ उस माँ का ख्याल रखना जिसने उस बच्चे का ख्याल रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और व्यूअर्स, ये एक फैक्ट है जो हमने शुरू में बात स्टार्ट की थी डॉक्टर साहब के साथ कि देखिए, इन्फेंट्स को, नौज़ायदा बच्चों को हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इन्फेंट प्रोटेक्शन डे जो है वो मनाया जाता है अवेयरनेस देने के लिए। लेकिन हम तो अवेयरनेस आपको दे रहे हैं, अगर आप इस गाइडेंस को और गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करेंगे, हो सकता है आपके बच्चे हो चुके हो, लेकिन कल को आपके बच्चों के भी इंशाल्लाह बच्चे होने हैं।
तो आपने फिर इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अपनी बहू या अपनी बेटी को प्रॉपर तरीके से गाइड करके लेके चले। और घर के बड़ों की सबसे प्यारी बात ही ये होती है कि वो सही वाली गाइडेंस देते हैं। तो अगर कुछ फ़ायदा देना है अपने ग्रैंड चाइल्ड को या अपने बच्चे को या अपने भांजे को भांजी को वटेवर, तो वो बेनिफिट यही है कि माँ के पेट में जब बच्चा हो उसको प्रॉपर केयर दी जाए, माँ और बच्चे दोनों को। जब वो बच्चा दुनिया में आ जाए तो उसके हिफाजती टीके, उसकी मेडिकल की सारी चीज़ें, उसका इलाज, उसका माँ का उसको दूध पिलाना, उसको प्रॉपर तरीके से वार्म रखना, बहुत ज़्यादा गर्म ना रखना, बहुत ठंडा ना रखना, ये सारी चीज़ें आपको आपके पीडियाट्रिशियन गाइड करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि रेगुलर विजिट्स करें और जाएँ, और आप अपने इन्फेंट को भी प्रोटेक्ट करें और पाकिस्तान के इन्फेंट्स को भी प्रोटेक्ट करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दो बड़ी ही प्यारी पर्सनालिटीज़ ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है और आज हमने ब्रेक में ही डिसाइड कर लिया कि हम टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे आज, क्योंकि ऑब्वियसली इन दोनों को आप जानते हैं, ये लोग काफ़ी देर से माशाल्लाह मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ज़ारिया भट्ट हमारे साथ हैं। काफ़ी अर्सा पहले इन्होंने एक प्ले किया हीर रांझा के नाम से, जो इनका पहला प्रोजेक्ट था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि ये इसी शो पे आई थी। उस वक्त शो का नाम मॉर्निंग में जुगन हुआ करता था, मॉर्निंग एट होम है, बात तो एक ही है। तो ज़ारिया इज़ अ मॉडल, अ होस्ट एंड एन एक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। थैंक यू। क्योंकि बीच में आप 2016 में गायब भी तो हो गई थी ना। हाँ जी जी जी, उसमें भी मैंने भी बात करनी है। देन वी हैव विद अस द वेरी टैलेंटेड, मेरे पार्टनर इन क्राइम, अगर मैं कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि एक प्राइवेट चैनल पे हम लोग बड़ा हल्ला गुल्ला लगाते थे, बड़ा एंजॉय भी करते थे साथ। एंड अरसे बाद मुलाकात हो रही है तो अच्छा भी बड़ा लग रहा है। शाहजहां राना जो है एक बेहतरीन टीवी एक्टर हैं, और मुझे हैरत होती है कि होस्टिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनके अंदर एक ब्रोस्ट नुमा होस्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ठीक-ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो इनकी बात से हमारी बात निकलेगी, तो जरा हम ज़ारिया की तरफ अपनी तोपे कर लेते हैं। अरे 2016 में कहाँ गायब हुई थी? अच्छा भला काम चल रहा था। जी 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 जी, एक्टिंग चल रही थी। हीर रांझा के बाद बहुत से लोगों ने अप्रोच भी किया। यू स्टार्टेड वर्किंग क्वाइट रेगुलरली। और बड़े पीक पे आके मैंने शादी कर ली। अच्छा। और फिर मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया, फिर फैमिली बनाई, जो कि बहुत ज़रूरी है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, वो लेकिन बहुत ज़ारिया, ज़रूरी है। काम तो फैमिली के साथ भी चल सकता है। जी ऐसे ही, एग्जैक्टली मैं आपसे एग्री करती हूँ इस बात पे। तो फिर ब्रेक क्यों ली? ये नहीं ब्रेक इसलिए कि बच्चे क्योंकि टाइम मांगते हैं, और थोड़ी मुझे लगता है कि माँ को तवज्जो देनी चाहिए बच्चों को। और सम टाइम ये होता है कि आपकी फैमिली में कोई उनको सही से वो लुक आफ्टर करने वाला होता है, एक आर्टिस्ट को एक सपोर्ट हो जाती है। लेकिन मुझे ये था कि मैं ही उनको लुक आफ्टर करने वाली थी घर में, तो मैंने इसलिए प्रॉपर उनको टाइम दिया। बिल्कुल प्रॉपर उनको टाइम दिया। बिल्कुल सही। ओके। अब मैं एक शो भी कर रही हूँ अब आके, फिर मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाओ। मैं पीटीवी के लिए एक शो कर रही हूँ, म्यूजिकल शो है। Signature Tunes। हाँ, सिग्नेचर ट्यून्स के नाम से। सो द पॉइंट इज, आई गेस मेरा क्वेश्चन ये बनता है शाहजहां आपसे, देखो ये एक चीज़ बहुत कॉमन हुआ करती थी, एटलीस्ट जब मैं इंडस्ट्री में इनिशियली आई थी आप लोगों से पहले। एंड मुझे याद है कि ये हमेशा सुनने को मिलता था कि यार अगर शादी हुई भी है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। मर्द हजरात तो मेंशन ही नहीं करते थे कि वो मैरिड हैं कि नहीं मैरिड हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज़माना भी नहीं था, तो इस वजह से अगर अखबार में किसी ने कह दिया कि फ़लाँ की शादी हो गई तो हो गई। अब तो बाकायदा शादी होती है तो एक प्रॉपर एक वो इवेंट होता है सोशल मीडिया पे, और हर कोई इसी के, जिस तरह माहिरा खान की रिसेंटली शादी हुई whatever। बट अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि ख़वातीन को बाद में ही जाके शादी करनी चाहिए। मर्द 20, 25, 26, 27 साल की उम्र पे कर लेते हैं शादी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात यह है कि शादी जब आप करते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी सी वजूहात का सामना भी करना पड़ता है। देन आप मैच्योरिटी की तरफ आते हो, जो आपके अंदर वो जो एक चीज़ घबराहट पड़ी होती है ना, जो जवानी में लड़कपन में आप में ज़िंदगी में रहती है, शादी के बाद आने के बाद ना, लाइक आप ज़िंदगी में ना एक तो मैच्योरिटी में आ जाते हो। देन आपके काम में बहुत निखार आता है। आप फोकस करते हो कि लाइक अब जो एक फैमिली का रन जब करता है इंसान, तो फोकस करते हो लाइक कि यार अब जो भी काम करना है ना, उनके लिए करना है, उनकी इज्जत और बका के लिए करना है, ताकि दूसरे मामला जो हैं डिस्टर्ब ना हो। मेरे तो ख्याल से आई एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि ज़ारिया ने बहुत अच्छा मूव लिया, बट ऑब्वियसली ये आप खुद बताओगे कि डू यू फील कि आपने राइट टाइम पे ये डिसीजन लिया, या अगर 4, 5, 6 साल वेट और कर लेती तो तब बेहतर डिसीजन होता? व्हाट डू यू थिंक?
देखिए जुगन, जब हम बोल रहे हैं कि राइट टाइम, तो इट्स मीन कि इट्स राइट टाइम, ठीक है, हमने बिल्कुल सही टाइम पे डिसीजन लिया। अगर हम लेट करते हैं तो फिर कुछ लोगों में कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे जिसमें फिर ज़्यादा ही लेट हो जाता है। लेट हो जाता है, शादी नहीं हो पाती, अगर होती भी है तो फिर देखिए और अच्छा लगता है एक कि बायोलॉजिकल बच्चे क्लॉक भी आपके होती है साथ- खवातीन की हाँ, ना। अब हम बच्चे आपके साथ जवान हो रहे हैं, आप इंजॉय करें, वो भी आपके साथ वैसे ही चीज़ों को एंजॉय कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको, आपके बच्चों को आपके साथ ही जवान होना चाहिए। अच्छा लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक व्हेन यू आर यंगर आप में एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। ये एक बहुत ही एक अजीब सा मेरे ख्याल से वक्त था सारे आर्टिस्ट के ऊपर, स्पेशली लॉलीवुड के जो हमारे फिल्म स्टार्स थी खवातीन, उनके ऊपर ये बड़ा प्रेशर होता था कि शादी नहीं करनी, अभी तुम काम कर रही हो, कि जैसे दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जबकि शादी तो ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत खूबसूरत हिस्सा हिस्सा क्या है, आप खूबसूरत हमसाया है। मुल्क में देख लें कितनी शादियां हो रही हैं और फीमेल है। अब पहले नहीं होती थी, पहले यही होता था कि जब एक खातून का बिल्कुल लेकिन करियर अब वक्त जीरो पे change हो पहुंच रहा गया है। ये चीज़ करीना कपूर से चेंज हुई जब उसने बड़ी पब्लिकली कहा कि भाई मैं शादी करी और मैं काम करती रहूंगी, मैं क्यों ना करूं। क्यों ना अब आलिया भट्ट ये वो ऑन किया उनको भी उसको, देखें। ऑन किया, शादी की और ऑन किया, बट और करना भी यही चाहिए। यू सी एक आर्टिस्ट जो है, क्या वो इस हद तक पर्सनल प्रॉपर्टी है शाहजहान के लोगों का ये भी राइट है कि वो कहें कि आप ना करें शादी? नहीं, ये आर्टिस्ट पे डिपेंड एक्चुअली करता ये है। आपकी अपने ऊपर है कि आपने आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया को फ्रीडम दे दिया गया है, लोग जिस तरीके से बेबाक होकर बोलते हैं, आई थिंक सो इस तरह नहीं बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग शुरू हो गई है। एग्जैक्टली हम हर एक की अपनी लाइफ है, उसको जीने दो यार। लाइक आप लोग उसको बिल्कुल कंप्रेस करके उसको भस्म कर रहे हो उसके दिमाग को। हो सकता है वो बंदा मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो, वो ऐसी रिलैक्सिंग वे को ढूंढना चाह रहा हो कि यार मैं इधर जाऊं या ये इवेंट रखूं, अपने घर पे मामलात करूं, तो शायद हो सकता है मेरी जो टेंशन है वो रिलीफ हो जाए। लेकिन हमारे सोशल मीडिया वाले माजरत के साथ बहुत बेबाक और फजूल बोलते हैं, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। वही वाली बात है ना कि देखें ऑब्वियसली जो मुल्क में हालात, मुल्क में क्या जो दुनिया में इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो पैलेस्टाइन में सारे Stressful है, मामलात चल रहे हैं। नहीं, ऑडियंस तो फरिश्ते ढूंढ रही होती है कि जी उनमें तो कोई आर्टिस्ट है तो वो तो बस बैठे होते, बस कोई बुरा कमेंट करना है। अग्रीड। और मैं ऐसा जो नहीं करना बात चाहिए। कहना चाह रही थी वो ये है कि ऑब्वियसली व्यूअर्स, ये बात हम नहीं कह रहे कि जो मामलात इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं वो नेगेटिव नहीं है, वो बहुत ही हॉरिफिक चीज़ें हो रही हैं। गाज़ा में जो मामलात चल रहे हैं वो इंसान की रूह कांप जाती है। लेकिन उसके साथ साथ व्यूअर्स, कुछ हद तक इंसान को एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाना है। वो इसलिए क्योंकि देखिए रोज़ी रोटी भी कमानी है, किसी बच्चे की सालगिरह है, कोई ओकेजन है। अब आप 3 साल 4 साल के बच्चे को कैसे बताओ कि जी हम आपकी सालगिरह नहीं मना रहे हैं अभी क्योंकि ये फलां happen हो रहा है। जगह पे ये हो रहा है, वो हो रहा है और वो बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये महसूस होता है कि जो हम अपने बच्चों को कभी कभी ओवर एक्सपोज कर देते हैं नेगेटिव चीज़ों को, हॉरिबल चीज़ों को, और फिर बच्चों के जहन बड़ी बुरी तरह मुतासिर होते हैं। अगर आपकी बच्चियों को, अगर आप कोई घर में अल्लाह ना करे फौतगी हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, डिस्टर्ब हो जाती है ना। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। और ये चीज़ उनकी पूरी पर्सनैलिटी को फिर इफेक्ट करना शुरू कर बिल्कुल देती ऐसे है। तो थोड़ा सा आई थिंक न्यूज़ चैनल्स को भी हाथ वाला रखना चाहिए, और आवाम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि व्यूअर्स थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें। आपने जो स्टेप्स लेने हैं आप वो ज़रूर लें। अब जैसे कि बहुत से आर्टिस्ट को लोग बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उनको ताने मार रहे हैं, उनको मतलब ऐसे ही। बाकायदा गालियाँ नीचे लिख रहे हैं हाँ, ये बात गलत बिल्कुल है, सही गलत कह रही हैं आप, और ये बहुत कि ये क्यों गलत नहीं है। कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो। देखिए हर बंदे का एक्सप्रेस करने का तरीका एक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। आपके सोशल मीडिया पे लिखने से ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल डोनेशन से उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपकी राइट जगह पे आवाज़ उठाने से ज़रूर फ़र्क पैदा होता है। सोशल मीडिया पे ज़रूर लोग पोस्ट करते हैं चीज़ें, लेकिन आपको भी पता है शाहजहान, उस पोस्ट को कभी कभी करने का रीज़न अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह बस हदायत दे सब लोगों को। एग्जैक्टली। लेकिन खैर आप लोगों के अपने करियर्स में क्या चल रहा है? तारिया, व्हाट्स गोइंग ऑन दीस डेज? मैं तो आपको बताया कि अभी वापसी की है, तो अभी मैं म्यूजिकल शो कर रही हूँ। बाकी जहाँ तक एक्टिंग का सिग्नेचर ताल्लुक है, ट्यून्स के बारे में थोड़ा हमें बताओ तो ना, क्योंकि उसका उसमें टाइमिंग बिल्कुल हाँ, फर्क है। उसमें सिंगर्स आते हैं, हमने एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म दिया है नए सिंगर्स को कि वो आए, अपना टैलेंट जो है वो लेकर आए, क्योंकि बहुत कम है जुगन, बहुत कम प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही नहीं। बेचारे इतने टैलेंटेड लोग जो है वो ख्वार हो रहे हैं, बाकायदा ख्वार हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग आते हैं वहाँ पे, ऐसे ऐसे सिंगर्स आते हैं
कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कैसे कैसे कितना कितना अच्छा गाते हैं वो लोग। लेकिन क्या है कि वो सब ये कंप्लेन करे जी प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं है, प्लेटफॉर्म ही कोई नहीं, कोई आगे ही नहीं आने और देता। पीटीवी ने हमेशा यंग टैलेंट को प्रमोट किया। हाँ, आप देखो, हमेशा, आपका भी पहला हमेशा। प्ले हमारे हाँ, साथ था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर सिग्नेचर ट्यून्स माशाल्लाह अब आप कर रहे हो, बिकॉज आपका म्यूजिक से भी मुझे पता है बहुत लगाव हाँ, है और लगाव रुझान है, जी हाँ। और फिर वली के साथ आप वली लोग दोनों के मिलकर साथ, वली जी, हामिद जी, है, वो जी। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, बड़ा मजा आता है। मेरी तो उससे बड़ी दुश्मनी है ना, हम तो अच्छा? लड़ते हैं, हम क्यों? तो ऑनर लड़ते बस। नहीं नहीं क्यों है भाई? कोई तो बात हम लड़ नहीं, वो बस एक हमारी एक छेड़ाछाड़ी चलती रहती है ना। अच्छा? हाँ, तो वो तो वली के साथ होस्टिंग का कैसा एक्सपीरियंस? वली बहुत अच्छा है और बड़ा मेरा बहुत पुराना दोस्त है और बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती है मेरी और बड़े कोऑपरेटिव हैं। हम लोग तो बहुत पुराने दोस्त हैं ना, तो हमारा तो बस एक फैमिली वाला एक है। family वाला हाँ, एक scene है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तुम मत सवाल करो, बहुत ही ज़्यादा ताउन से चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बैलेंस के साथ इंसान बैलेंस चले तो करते अच्छा हैं। रहता है। हाँ, मज़ा भी आता है उसमें। आपकी लाइफ में आजकल क्या हो रहा है वर्क वाइज? अभी आजकल मैं एक प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ आपी जान के नाम से, और जिसके साथ यकीनन आप उसमें आप ही जान नहीं है। नहीं, उसमें फिल्म स्टार सना आपी जान है उसमें। अच्छा। और उसमें मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव करेक्टर है और यस मकसदी किरदार है मेरा। तो बस अब देखेंगे, एक निजी चैनल के लिए बन रहा है वो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों को दोबारा इतने अरसे के बाद दिखाई दूंगा और अच्छा दिखाई दूंगा इंशाल्लाह। वंडरफुल। जी हाँ। इस वक्त जो मीडिया में प्लेज ऑन एयर जा रहे हैं, बड़ी ज़्यादा नेगेटिव उसके ऊपर भी पुशबैक आ रही है, कुछ इसके बारे में अपना ओपिनियन शेयर करेंगे एज एक्टर्स? देखिए, हर रोज़ एक नई कहानी जन्म लेती है। नहीं, आप कहानी कुछ तो भी- जन्म लेती है, लेकिन वो वाली जो बात है ना कि कभी कभी माशरे की बहुत नेगेटिव साइड को ग्लैमराइज करके प्रमोट किया जाता है। नेगेटिव साइड ज़रूर दिखाए। देखिए, पीटीवी ने हमेशा माशरे की नेगेटिव साइड को और उसकी इस्लाह और वो सारी चीज़ें अपने प्लेस में दिखाई हैं। धूप किनारे, तन्हाइयाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। राहें, वारिस, अनकही- ये सारे अनकही वगैरह, ये वो अनकही, सारा इन कुछ। सब में एक बड़ा खूबसूरत मैसेज होता था। बुरी चीज़ भी दिखाई जाती थी, लेकिन वो उसको मॉडिफाई। True. अब बुरी चीज़ को कि एक मर्द का अफेयर चल रहा है एक औरत के साथ और वो ऑलरेडी मैरिड है, Married है, और उसको exactly. ग्लैमरस अंदाज में दिखाया बिल्कुल। जा रहा है, और जो औरत खातून घर पे है वो बेचारी हकीर, बेचारी मरने वाली। तो जो बाहर की खातून है जिसके साथ चक्कर चल रहा है वो ग्लैमरस भी है, वो ब्यूटीफुल भी है, एंड में कहीं जाकर उसके साथ नहीं, बुरी और होती है। सेम टॉपिक जुगन, मैं इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह करके मेरे वैसे बुए खुले ना करो। ये ना हो कोई अपना ही ज़्यूम कर ले और बाद में मेरे मामला भी। हालांकि बहुत बहरहाल सारे जो ऐसे बन रहा है topic हैं अल्लाह जो- करे हमारे लिए, अल्लाह ताला रिज़्क़ के वसीले खोले और लाहौर की तरफ काम आए, जो कि इतनी देर से रूठा हुआ था काम हमारा। बिल्कुल। देखिए, जो भी है, होम सीकनेस एक बड़ी बुरी सी चीज़ है, बट कराची भी हमारे मुल्क का ही एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी बड़ा फील होता है खुदा की कसम वहाँ पे जाके कि यार समझ नहीं आती, घर बहुत याद आता है। और एक और बड़ी बात ये कि लाहौर देखिए गढ़ होता था। Exactly. सारा लॉलीवुड लाहौर में चले था, गए। सारे सिंगर्स लाहौर में सब थे। कुछ खैर चले अभी भी म्यूजिक तो फिर भी लाहौर में है, ऐसे ही। लेकिन वो एक शिफ्ट आया। मेरा पॉइंट ये है कि एटलीस्ट जो बड़े सेंटर्स हैं, जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, क्वेटा हो गया, मुल्तान हो गया, पेशावर हो गया, इन जगहों पे तो काम होना चाहिए। होना जी चाहिए, जानिए, बिल्कुल। आप क्या होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब जैसे मुझे मतलब काफ़ी बार ऑफर हुई है कराची से कि प्ले आके करूं, लेकिन क्योंकि लाहौर से शुरू से रहने वाले लाहौर के, तो पूरा सेटअप वहाँ ले जाना बहुत ही मुश्किल है। बेचारे जो लाहौर के, अब सब तो नहीं वहाँ जाके शिफ्ट हो सकते, और बस जो नहीं शिफ्ट हो सकते बस उनका काम तो हो गया, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है। बस मैं तो यही कहूँगी कि लाहौर में भी काम होना चाहिए। Exactly. बहुत सारे लाहौर के ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जो मतलब इंतज़ार में हैं कि यहाँ में। कब आएंगे, कब आएगा काम। तो ये कुछ गलत हो गया। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप दोनों से दो मेजर सवाल हैं। एक, जैसे कि आपने कहा कि अच्छा काम, तो आज तक कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो करने की ख्वाहिश थी लेकिन नहीं कर पाए? जैसे कि कोई एक रोल होता है, कोई एक कैरेक्टर दिमाग में होता है कि यार ये इस किस्म का रोल, ये मैं बहुत अच्छा प्ले करूँगा, बहुत अच्छी प्ले करूँगी। एक ये सवाल। और दूसरा, सबसे यादगार प्रोजेक्ट आज तक का, अभी तो बहुत काम आपने माशाल्लाह से करना है दोनों ने, लेकिन आज तक आप दोनों में कौन सा सबसे यादगार प्रोजेक्ट रहा है एंड वाई? ये आपसे मैंने पूछना है, और अगर आपने दारिया और शाहजहां से ये इस सवालों के जवाब लेने हैं तो आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़े ही प्यारे प्यारे दो ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे तो बात हो ही रही है, लेकिन जो हमारी शदीद प्यारी शेफ़ हैं, जिनके हाथ में इतना मज़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं, पानी का ग्लास भी देती है तो वो मीठे का होता है। थैंक यू सो मच।
व्यूअर्स, हमारे सिंगापुरियन राइस बिल्कुल रेडी हैं और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आप वेरिएशन करना चाहते हैं, ओरिजिनल रेसिपी में चिकन ही है लेकिन आप इसको प्रॉन्स के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और साथ में जो सॉस है इसके, वो मैंने साथ सर्व किया क्योंकि हर कोई नहीं पसंद करता कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ये सॉसी हों, और इसलिए आप साथ सर्व करें और इसको एंजॉय करें। और सॉस क्योंकि हैवी भी बहुत होता है। जी, तो बिल्कुल। बात ये कि देखिए चावल और सालन तो हमें आदत है खाने की, जब आप उसके अंदर सॉस का भी अंसर डाल देते हैं जिसके अंदर फैट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली वो फैटनिंग भी हो जाता है। किसी भी चीज़ को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें, क्योंकि तैयबा जी से मैं यही ब्रेक में बात करी थी, मैंने कहा जान सारा ना सॉस उसमें डाल देना, क्योंकि हम जो यहाँ पे ऑन एयर बनाते हैं वो खाने वाली चीज़ें होती हैं, सिर्फ दिखाने वाली नहीं होती। सो सॉस अगर आप साइड पे सर्व कर दें तो उसका कैलोरी कंटेंट भी कम हो जाता है एंड बिकम्स हेल्दी। जी, खाएं सब कुछ लेकिन तरीके से खाएं। थैंक यू। सो खाने में बाय द वे दोनों को क्या पसंद है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देसी। चने हम बात कर रहे थे ब्रेक में, इन्होंने एक प्ले किया एक टीम के साथ, तो उन्होंने पाकिस्तान के बल्कि लाहौर के हर कोने के चने इनको खिला दिए। तो इनसे पूछा गया कि प्ले कैसा जा रहा है, उन्होंने कहा और कुछ कहूँ या ना कहूँ, ये मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि मुझे ये पता है कि लाहौर के हर कोने में कहाँ अच्छे चने बनते हैं। अच्छे चने बनते हैं। चनो चना कर दिया हमारे घर पे। व्हाट अबाउट यू? मुझे तो, मैं भी देसी खाने ज़्यादा पसंद करती हूँ। बिरयानी मुझे बड़ी पसंद है, दाल चावल अच्छे लगते हैं। आप तो कराची शिफ्ट हो जाएं, आप तो बिल्कुल सेट रहेंगी कराची में, हर सेट पे बिरयानी मिलती है। हाँ, बिरयानी नहीं नहीं, लाहौरी भी खाते हैं यार, लाहौरी भी पसंद करते हैं। आलू चिकन और बिरयानी। आलू चिकन मुझे यार पसंद आलू है। चिकन नहीं होता कुछ, पंजाबियों से पूछो, हमारी तो रूह कांप जाती है आलू चिकन देख के। आलू गोश्त होता है भाई, आलू गोश्त, लेकिन मैं रिश्ते आलू गोश्त के जायके में पक्के होते थे। और सब्जियां मुझे पसंद हैं, आलू गोभी, और मुझे आलू एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। और हम भी आलू को बहुत पसंद है क्योंकि उसको खाने के बाद हम आलू आलू हो जाते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं मेरे दोनों प्यारे प्यारे से आलू जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि अच्छा सबसे बड़ा आलू मैं, कि आपने आज तक जो आपका फेवरेट प्रोजेक्ट है, मुझे उसके बारे में बताओ जारिया। मेरा ख्याल है कि ये अब सिर्फ मुझे ही नहीं पता, सबको ही पता है, हीर रांझा का मैंने किया था, हीर का कैरेक्टर, उससे ज्यादा बेहतर मैंने अभी तक कोई काम किया ही नहीं। लेकिन देखो वो बड़ा टफ प्रोजेक्ट था, और फर्स्ट इतना बड़ा मेजर प्रोजेक्ट करना कोई मजाक नहीं। 1-1.5 साल तो उसकी रिकॉर्डिंग होती रही, फिर मुख्तलिफ गाँव में हम जाते रहे और वहाँ पे क्या बहुत मज़ा आया। लेकिन क्या वो कैरेक्टर था, और बहुत मैंने एंजॉय किया, बहुत किया। शुक्र है उसमें वो टिपिकल चीज़ नहीं थी रोने धोने वाली, और वो ज़रा रूटीन से हटकर था, तो वो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। सो दैट वाज योर फेवरेट? हाँ। आपका फेवरेट प्रोजेक्ट टू डेट? मुझे पता है कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं, लीड भी किया है, नेगेटिव भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। उन सब में से सबसे ज्यादा अपीलिंग कैरेक्टर क्या है? क्योंकि मेरा अपना फेवरेट कैरेक्टर अभी तक एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, नॉट द मेन लीड। अगर सिटकॉम के लिए बात करें तो रहियन आप हमारे घर, पाकिस्तान टेलीविज़न पे ही वो मेरा सिटकॉम ऑन एयर हुआ था, जो मज़ाहिया प्ले था मेरा। वो मेरा किरदार मज़ाहिया के लिहाज से बहुत अच्छा था, मुझे आज तक अच्छा लगता है। और जो संजीदा था वो था खालदा की वालदा। वन ऑफ द बेस्ट प्ले, वन ऑफ द सुपर हिट प्ले। या और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क लाइक काशिफ निसार साहब। मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा उनके साथ काम करके। उन्होंने मेरे में से शाहजहान को साइड पर करवाया, उन्होंने मेरे में से नेगेटिव करैक्टर निकलवाया, जो कि आज तक मुझे इतना मज़ा आता है नेगेटिव करैक्टर करने का, आई डोंट नो। वो इसलिए क्योंकि शाहजहान देखो आपकी अपनी पर्सनालिटी बहुत फ्रेंडली, बहुत अकोमोडेटिंग, बहुत लविंग है। जारिया की भी ऐसी पर्सनालिटी है। जब इंसान की अपनी पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करने का मज़ा इसलिए नहीं आता क्योंकि इंसान अपने लगता है कि आप अपने आप के करीब है। जब आप एक्टर के लिए चैलेंज तो तब होता है ना कि वो कैरेक्टर प्ले करे जो आपकी पर्सनालिटी, आपके मिजाज के ऑपोजिट हो। एग्जैक्टली ऐसे था। Exactly, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे लिए ऐसा था कि उसके बाद मेरी पहचान बनी कि यार ए मुंडा एफो जा काम कर सकता है, ਇਹਦੇ को करवाओ एफो जा। पहले मुझे वो सारे ये सोचते थे यार कपड़े अच्छे पहन लेता है, पंख सा बच्चा है, इसको मॉडल सा है, इसको ले आओ यार, बस इसको खिलार दो तो फ्रेम भर जावे बस। अब वो ये कहते कि यार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ये कर सकता है, इससे ये काम लिया जाए। तो आज तक टिल राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी किरदार कर रहा हूँ सबके सब मुनफरिद हैं। which is how it should be also, होना भी चाहिए। लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर तो होगा जारिया जो अभी तक प्ले नहीं किया आपने?
जो क्योंकि मैं दिल हर चाहता वो है। कैरेक्टर करना चाहती हूँ जिसमें एक्टिंग का मार्जिन है, ना कि टिपिकल मैं रोऊं अच्छी धोऊं बात। मजलूम बन जाऊं। बस मुझे इनोसेंट फेस की प्रॉब्लम ही ये होती है ना कि जब आपका चेहरा मासूम होता है तो आपको दोनों, आप दोनों का यही है कि वो फिर रोल्स भी ऐसे ही मिलते हैं। नहीं मेरा चेहरा मासूम नहीं रहा। नहीं अब हर जस्ट बिकॉज किसी को आपने फेशियल हेयर ग्रो कर लिया इसका ये मतलब नहीं है कि शाहजहान आपका मुंह खराट या तेज हो ऐसे गया। ही एक इनोसेंस तो है चेहरे में। ऐसे ही, थैंक यू चेहरे वेरी पे, मच। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना अब चाहे कोई भी चाहे किसी का इनोसेंट फेस है या नहीं है, लेकिन अब तो ज्यादातर वही कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। व्हाट अबाउट मुझे यू, लगता है। क्या करना चाह रहे हो प्ले, क्योंकि यू प्लेड अ वेरिएशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। बड़ी ख्वाहिश रहती है मेरी कि जो पैदाइशी तौर पे ट्रांसजेंडर होते हैं उनका किरदार करने की बड़ी ख्वाहिश रहती है मेरी। जो पैदाइशी तौर पे ट्रांसजेंडर जी जी, कि ख्वाजा सरा का जो किरदार होता है मैं उसको करना चाहता हूँ, जिसको पिछले दिनों अली रहमान ने भी किया, बड़ा अच्छा किरदार किया। बट आई विश आई कुड कि ऐसा कुछ हो सके और लाहौर में वो प्ले बने, चाहे वो कराची बन जाए, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं वो किरदार करूँगा। क्योंकि एक्चुअली व्यूअर्स हम ये बात एक्चुअली ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे एक क्लैरिटी देने के लिए। देखिए व्यूअर्स, हम कोई भी जेंडर से रिलेटेड चीज़ ऐसी प्रमोट नहीं करने की कोशिश कर रहे जो किसी तरीके से नेगेटिव हो। वैसे तो अगर किसी ने, अगर ख्वाजा सरा का कोई कैरेक्टर किसी ने प्ले करना है तो वो खुद ख्वाजा सरा ही करे तो बहुत अच्छी बात है। बट अलीना हो गई, 2-3 और हैं बेहतरीन आर्टिस्ट जो उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास जी हैं। हाँ। बट देखें, बड़ी दफ़ा ख़वातीन ने मर्द के रोल अदा किए, मर्द ने औरत का रोल अदा किया है इन प्लेज, इन मूवीज़ वगैरह, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट जो हमारे यहाँ ख्वाजा सरा के साथ, जो ट्रांसजेंडर के साथ होता है, जब आप पैदाइशी ट्रांसजेंडर होते हैं और फिर जिस तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है, नॉर्मल स्कूल्स में आपको नहीं पढ़ने देते, और आपकी पर्सनैलिटी जो है जिस तरीके से Damage ऐसे हुई। बच्चों की डैमेज होती है। क्योंकि देखिए बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। अब अगर एक बच्चा पैदा हुआ है ट्रांसजेंडर, उसकी तो इसमें कोई मिस्टेक या कोई गलती तो नहीं है। अल्लाह की तरफ से। उस बच्चे को आप जब बाकी बच्चों से मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करते हैं, उसे घरों में बंद कर देते हैं, तो ना तो अवेयरनेस पैदा होती है और ना ही फिर ऐसे बच्चे जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते बिल्कुल हैं। ऐसे। अल्लाह का बड़ा करम है कि अब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी ट्रांसजेंडर हैं, उसके अलावा हमने वकील भी देखे हैं, डॉक्टर्स भी हैं। मुझे खुशी होती है कि हम एक इक्वालिटी के बेस पे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स। देखिए, बच्चे मासूम पैदा होते हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल एक तो उनके अपने पेरेंट्स और दूसरा जो उनके साथ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स पे ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि वो अपने आप से उनको मुनफरिद ना समझे और कम ना समझे। देखो ना सारिया, ये बट हम भी सब मदर्स लोगों पे हैं, फ़र्ज़ है। हम भी मदर्स हैं। हाँ। लेकिन हमारे बच्चों के स्कूलों में कितने को ऐसे बच्चे पढ़ते हैं? नहीं अगर तो- एक्सपोजर ही नहीं होगा हमारे पढ़ते बच्चों ही को, नहीं। जब नहीं बच्चे पढ़ते। अब मुझे इस चीज़ का भी दुख होता है कि जो डिफरेंटली एबल, जो डिसेबल्ड हमारे मुल्क में बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको जब डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है तो जो रेगुलर स्कूल्स के बच्चे हैं उनको आइडिया ही नहीं होता उनकी लाइफ का। नहीं होता। जब तक एक बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि अगर एक बच्चा व्हीलचेयर में है वो किन इश्यूज से गुजरता है, वो उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसकी सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम एक हेल्पफुल कम्युनिटी नेशन कैसे बनेंगे? बिल्कुल। कनाडा में हर किस्म के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इंक्लूजन को अपने मुआशरे का हिस्सा बनाएं और अच्छी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपनी फैमिलीज और बच्चों को लेके और जिनके मतलब जो उनकी अपनी फैमिलीज हैं ना, वो भी लोगों से मत छुपाएं, उनको ऑन करें, उनको जीने दें। बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने आप को ऑन नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को ऑन नहीं करेंगे, किस तरह हम खुद नहीं इज्जत दे रहे, बाकी लोग कैसे इज्जत देंगे? और वही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने जिस रूह को इस दुनिया में भेज दिया है, अब हमने उसके हुकूक और उसकी जो राइट्स हैं और उसका जो ख्याल है, उसकी किफ़ालत है, उसका हम सब ने मिल के ख्याल रखना है। खैर, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमें अपने शो को क्लोज करना है। बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे भी हमने बात कर ली। एक और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो शादी वाला एक स्यापा होता है उस पर तो हम करते ही रहते हैं ऑन एंड ऑफ बात। बट ब्लेस यू गाइस, खुश रहो, Thank आबाद you. रहो। थैंक यू वेरी मच। दो ऐसे आर्टिस्ट जो बीच में कहीं इधर उधर हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ घेर गए। के वापस इनको अल्हम्दुलिल्लाह, ले आए और अब हम इनको हिलने नहीं देंगे दोनों। सलामत रहें आप। थैंक यू वेरी और मच। हमारी प्यारी सी शेफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे शो क्लोज करेंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।